नमस्ते। मैं निघोजकर पी.एस. कर्मवीर भाऊराव पाटिल कॉलेज वाशी नवी मुंबई। विषय हिंदी। तो आज हम कक्षा 12वीं के लिए व्यावहारिक हिंदी का जो पाठ है, पाठ क्रमांक 14, जिसका नाम है पल्लवन, जिसे लिखने का प्रयास किया है डॉक्टर दयानंद तिवारी जी ने। तो हम लेखक का परिचय देखते हैं। नाम डॉक्टर दयानंद तिवारी। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1962 में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं साहित्य का समाजशास्त्र, समकालीन हिंदी कहानी, विविध विमर्श या कथा साहित्य का समाजशास्त्र, हिंदी व्याकरण, हिंदी कहानी के विविध आयाम आदि। इन्होंने यह पल्लवन पाठ, इसकी विधा है एकांकी और यह एक नाटक विधा है। इस नाटक विधा के पात्र है अध्यापक, रोशन, प्रतीक, शीतल, गौरांश, रिदिम, तन्वी, मितवा और गीत। तो यह पल्लवन के बारे में कहते हैं कि साहित्य शास्त्र में पल्लवन लेखन उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना जाता है। पल्लवन अर्थात किसी लोकोक्ति, उद्धरण, सूक्ति आदि का विस्तृत वर्णन। प्रस्तुत पाठ में पल्लवन लेखन के विविध अंगों और नियमों को स्पष्ट करते हुए व्यावहारिक हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है। तो यहाँ एकांकी होने के कारण उसका दृश्य है 12वीं कक्षा की फाइनल परीक्षाएं निकट है। हिंदी के अध्यापक विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम का पुनरावलोकन करा रहे हैं और एक विद्यार्थिनी के पूछने पर वह पल्लवन के विषय में विस्तार से समझाते हैं। तो अध्यापक कहते हैं पल्लवन का अर्थ होता है फैलाव या विस्तार। जब किसी शब्द, सूक्ति, उद्धरण, लोकोक्ति, गद्य, काव्य आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए दृष्टांतों, उदाहरणों द्वारा उसका विस्तार किया जाता है तो उसे पल्लवन कहा जाता है। विस्तार शब्द के कारण पल्लवन को निबंध नहीं समझना चाहिए। विस्तार करना है तो वह निबंध ऐसा है, ऐसा हमें लगता होगा, लेकिन उसे निबंध नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि निबंध और पल्लवन में अंतर होता है। जहाँ निबंध में किसी विचार को विस्तार से लिखने के लिए कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का सहारा लिया जाता है, वही पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत ही किया जाता है। पल्लवन की कुछ विशेषताएं और नियम होते हैं। पल्लवन के लिए भाषा के ज्ञान के साथ साथ विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता, अभिव्यक्तिगत कौशल्य इसकी आवश्यकता होती है। पल्लवन में भाव विस्तार के साथ चिंतन का भी स्थान होता है। प्रथम दृष्टि में किसी सूक्ति आदि का सामान्य अर्थ ही समझ आता है, परंतु जैसे जैसे उस सूक्ति विशेष को ध्यानपूर्वक और बार बार कहते हैं तो उसमें निहित गूढ़ अर्थ जो है वह स्पष्ट होने लगता है। पल्लवन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए अध्यापक स्पष्ट करते हैं कि वैज्ञानिक युग में पलने बढ़ने के कारण आज की पीढ़ी लेखकों, कवियों, विचारकों आदि के मौलिक विचारों को समझने में अक्षम रहती है। ऐसे समय में पल्लवन
हमारी सहायता करता है। पल्लवन व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शारीरिक विकास के साथ साथ मनुष्य का बौद्धिक विकास भी आवश्यक होता है। पल्लवन का महत्व केवल शिक्षा तथा साहित्य में ही नहीं है, बल्कि उत्कृष्ट वक्ता, पत्रकार, प्रोफेसर, नेता, वकील आदि को भी इस कला का ज्ञान होना चाहिए। इतना ही नहीं, कहानी लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन, समाचार, राजनीति के साथ साथ अन्य अनेक व्यवसायों में भी पल्लवन का प्रयोग होता है। अब लेखक इस पल्लवन की कुछ विशेषताएं बतलाने का प्रयास करते हैं। तो पल्लवन की विशेषताएं निम्नलिखित है। कल्पनाशीलता, मौलिकता, सृजनात्मकता, प्रवाहमयता, भाषा शैली, शब्द चयन, सहजता, स्पष्टता और क्रमबद्धता। यानी इस प्रकार यह पल्लवन की विशेषताएं बताई जाती है। और इसी के साथ साथ जो विद्वान लोग हैं, उन विद्वान लोगों में इस पल्लवन लेखन के बारे में कुछ शैलियाँ जो है, वह शैलियाँ किस प्रकार होती है, यह भी बतलाने का प्रयास किया है। तो पल्लवन लेखन की प्रमुख दो शैलियाँ होती है। प्रथम शैली में इसमें प्रथम वाक्य से ही लेखक विषय पर आ जाता है। इसमें लंबी चौड़ी भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रारंभ से ही रोचक, उत्सुकतापूर्ण श्रृंखला में बंधे वाक्य लिखे जाते हैं। दूसरा जो प्रकार है या शैली है, उसमें कुछ विद्वान मानते हैं कि प्रारंभ के 2-3 वाक्यों में भूमिका बनानी चाहिए, फिर 10-12 वाक्यों में जो विषय का विस्तार करे तथा अंत में 2-3 वाक्यों में उसकी समाप्ति कर दे। और इस प्रकार यह पल्लवन लेखन की दो शैलियाँ हैं। अब इस पल्लवन लेखन के या पल्लवन प्रक्रिया के कुछ सोपान है, मार्ग है। तो विषय को भली भांति पढ़ना, उसके भाव को समझना, उस पर ध्यान केंद्रित करना और अर्थ स्पष्ट होने पर एक और पुनः विचार करना। दूसरी बात है विषय की संक्षिप्त रूपरेखा बनाना, उसके पक्ष विपक्ष में सोचना, फिर विपक्षी तर्कों को काटने के लिए तर्कसंगत विचार एकत्रित करना, उसके बाद असंगत विचारों को हटाकर तर्कसंगत विचारों को संयोजित करना। अब इस पल्लवन का आखिरी भाग होता है कि शब्द सीमा के अनुसार सरल और स्पष्ट भाषा में पल्लवन करना, लिखित रूप को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ना। पल्लवन विस्तार में और सदैव अन्य पुरुष में लिखा जाता है। पल्लवन में लेखक के मनोभावों का ही विस्तार और विश्लेषण किया जाता है। तो अब लेखक बताते हैं कि इस पल्लवन के कुछ बिंदु है, जो इन बिंदुओं को वह बतलाना चाहता है। पल्लवन के बिंदु कुछ इस प्रकार है। पल्लवन में सूक्ति, उक्ति, पंक्ति या काव्यांश का विस्तार किया जाता है। पल्लवन के लिए दिए गए वाक्य सामान्य अर्थ वाले नहीं होते। पल्लवन में अन्य उक्ति का विस्तार नहीं जोड़ना चाहिए। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग न करना चाहिए। क्लिष्ट यानी कठिन शब्दों का प्रयोग इस पल्लवन में नहीं करना चाहिए। पल्लवन करते समय अर्थों, भावों को एक सूत्र में बांधना आवश्यक है।
विस्तार प्रक्रिया अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत करनी चाहिए। यानी जो भी पल्लवन हम कर रहे हैं उसे सभी दृष्टिकोणों से अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास करना चाहिए। पल्लवन में भावों विचारों को अभिव्यक्त करने का उचित क्रम हो। वाक्य छोटे छोटे हो जो अर्थ स्पष्ट करे। भाषा का सरल, स्पष्ट और मौलिक होना अनिवार्य है और पल्लवन में आलोचना तथा टीका टिप्पणी के लिए स्थान नहीं होता। और इस प्रकार पल्लवन के बिंदु लेखक बता देना चाहते हैं। आगे अध्यापक पल्लवन के कुछ नमूने आपके सामने पेश करते हैं जो आपको पढ़कर समझ में आ जाएंगे। जैसे कि नर हो न निराश करो मन को, इस सूक्ति का पल्लवन कीजिए। इस प्रकार के भी प्रश्न होते हैं और इस प्रकार डॉक्टर दयानंद तिवारी जी इस पल्लवन में साहित्य के क्षेत्र में पल्लवन की उपयोगिता, पल्लवन के बिंदु, पल्लवन की शैलियाँ तथा पल्लवन के सोपान, इस प्रकार पल्लवन की समग्र जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो अभी हम यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।